यूथ पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीजल मैकेनिक पढ़ रहे थे। डीजल मैकेनिक में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन का 3 लेक्चर पूरा कर चुके हैं और आज का लेक्चर नंबर 4 होगा। और जो हम लोग तीसरा लास्ट वाला जो लेक्चर किए थे उसमें हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं और आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा वो 65 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग का एक कर्तव्य बनता है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन 65 नंबर देखते हैं। कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य कर रहा है इसकी दक्षता होगी। यानी जब हम लोग इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का फार्मूला निकालते हैं तो यहाँ पर आता है 1 - T2/T1। जो यहाँ पर T2 है यह है हम लोग का लो टेम्परेचर और जो T1 है हम लोग का है यह हाई टेम्परेचर है। या यहाँ हम लोग प्रश्न के अनुसार देख सकते हैं जो T1 है यह हम लोग क्या है, स्टीम बिंदु है, स्टीम पॉइंट है। और यहाँ पर जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो देखेंगे स्टीम बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। या इसे हम लोग अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 को जोड़ देंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 373 केल्विन। और जो T2 है यह हम लोग का लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर यानी हिम बिंदु जो होता है हम लोग का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और इसे जब हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं तो इसमें 273 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसका मान निकल के आ जाएगा 0 + 273। इसका जब करेंगे 273 केल्विन हो जाएगा। और इसका वैल्यू जब हम इसमें फार्मूला में पुट करेंगे तो आ जाएगा, इसको पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं T1 - T2/T1। जब यहां से हम लोग T1 का मान रखते हैं तो 373 केल्विन माइनस T2 है 273 केल्विन बटे के T1 यानी 373 केल्विन। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 100 बटे के 373। जैसे हम लोग अब यहाँ पर परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा लगभग में आएगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इक्वल टू आएगा 26.81 निकल के आएगा। इसलिए जो इसका विकल्प है डी सही होगा। और जो कार्नोट साइकिल है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टायरों का मुख्य कार्य है। टायरों का जो मुख्य कार्य, चलो विकल्प देखते हैं। ट्रैक्टर का कंपन सहन करना, सड़क के झटकों को यथाशक्ति सहन करना, ट्रैक्टर का बोझ उठाना। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर डी सही है। और यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसका। तो यहाँ टायरों के मुख्य कार्य में देखते हैं अगर, यहाँ जो पहला पॉइंट है ट्रैक्टर का कंपन सहन करना यानी टायरों का यह कार्य है। और जो सेकेंड पॉइंट देखते हैं तो सड़क के झटकों को यथाशक्ति सहन करना। और नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर है ट्रैक्टर का बोझ उठाना। और फोर्थ नंबर जो पॉइंट है ट्रैक्टर को चलाने के लिए सड़क से रगड़ खाने का कार्य करना। और इसा अगर अगला पॉइंट देखते हैं इसके कार्य में तो ब्रेक लगाने पर ट्रैक्टर को रोकने में सहायता करना और आदि। जैसे हम लोग का टायर यहाँ यूज करते हैं वाहन में तो वहाँ पर जब ब्रेक लगाते हैं तो ट्रैक्टर में जो वहाँ पर पहिया होता है उसके द्वारा हम लोग ब्रेक को लगाते हैं तो वहाँ गाड़ी रुकती है। इसलिए जो इसका विकल्प नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रैक्टरों में डैश है, कम से कम एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। यह सही हो सकता है और ये सही भी है। और जो आधुनिक समय में जो ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई सिलेंडर का भी यूज करते हैं। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए सही है, कम से कम एक सिलेंडर का प्रयोग कर सकते हैं मिनिमम ट्रैक्टर में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रैक्टर में शीतलन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम लोग कूलिंग की बात करें ट्रैक्टर में तो 2 प्रकार की होती है, एक वाटर कूलिंग होती है, एयर कूलिंग होती है। वाटर कूलिंग में हम लोग वाटर का प्रयोग करते हैं और एयर कूलिंग में हम लोग एयर का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो इसका विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी वाटर कूलर
और एयर कूल्ड दोनों प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डोजर में किस प्रकार का गियर बॉक्स उपयुक्त होता है? तो जो डोजर होता है यह चैन टाइप व्हील ट्रैक्टर होता है। डोजर जो होता है वह चैन टाइप व्हील ट्रैक्टर को ही डोजर कहा जाता है। और इसमें जो इसका जो गियर बॉक्स होता है वह स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की तरह होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रैक्टर में डैश प्रयोग की जाती है। अगर हम लोग ब्रेक की बात करें तो ट्रैक्टर में 3 प्रकार की ब्रेक हम लोग प्रयोग करते हैं जनरली। एक मैकेनिकल, दूसरा हाइड्रोलिक और तीसरा हम लोग का जो है मल्टी डिस्क ब्रेक प्रणाली। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा कि हम लोग जो ट्रैक्टर में है तीनों प्रकार के ब्रेक का यूज करते हैं। इसका जो सही विकल्प है डी है, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रैक्टरों में पहियों की संख्या आधारित होती है। ट्रैक्टर में जब हम लोग पहिया की संख्या निर्धारित करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ट्रैक्टर सहित टोटल भार कितना है, उसके अनुसार ट्रैक्टर का पहिया और ट्यूब का हम लोग चयन करते हैं। तो इसमें देखेंगे ट्रैक्टर के भार पर ही हम लोग पहियों की संख्या का निर्धारण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक ट्रैक्टरों में प्रयोग होते हैं। तो जो आधुनिक ट्रैक्टर होता है उसमें हम लोग प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील ग्रीम का प्रयोग करते हैं। जो आधुनिक ट्रैक्टर होता है इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? चलिए हम लोग पहले इंजन का भाग देख लेते हैं। इंजन के जो मुख्य भाग हैं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, इंजन वाल्व है, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील इत्यादि। यह सब क्या है? इंजन के मुख्य भाग हैं। और जो हम लोग प्रश्न में पूछा है कि इंजन में कौन सा इंजन का भाग है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी सिलेंडर भी है, फ्लाईव्हील भी है और पिस्टन भी है। ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन की बंद अवस्था से इनमें से क्या लाभ होता है? अगर हम लोग इंजन अगर बंद रहता है तो उसमें क्या होता है? हम लोग का ईंधन की बचत होती है। और इंजन अगर स्थिर है तो उस समय जो इंजन में पार्ट होते हैं, मूविंग पार्ट होते हैं, उसमें रगड़ नहीं होता है, तो इसलिए उसका भी अवयव की सुरक्षा रहती है। अवयव जिसमें इंजन के जो अवयव के पार्ट होते हैं वो भी सुरक्षित होते हैं और ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत भी होती है। इसलिए जो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजनों को उपयोग के पश्चात क्रियाशील अवस्था में स्थिर अवस्था में लाने के लिए, यहां पर गलत लिखा गया है, लाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? अगर इंजन चल रहा है, अगर उसे स्थिर रूप में लाना है तो हम क्या करेंगे? इंजन को बंद कर देंगे। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए हो जाएगा वह सही हो जाएगा कि इंजन क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में आ जाएगा। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑटोमोटिव इंजन डैश संचालित होते हैं। जो ऑटोमोटिव इंजन होता है वह वैद्युतिक मोटर द्वारा संचालित होता है। और जो इसका मोटर होता है इसमें डीसी 12 वोल्ट का लगभग यूज करते हैं। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्दहन इंजन स्वतः स्टार्ट होने में कार्यक्षम नहीं होता है, इसके लिए क्या अनिवार्यता है? जो अंतर्दहन इंजन होता है यह होता है आईसी इंजन, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होता है इसमें हम लोग फ्यूल के रूप में डीजल का भी प्रयोग करते हैं और पेट्रोल का भी प्रयोग करते हैं और गैसोलीन का भी प्रयोग करते हैं। और इसमें अगर हम लोग इसकी
कार्यक्षम नहीं होता है, अगर इसको देखें तो इसमें होगा हम लोग का फिर इसमें कह रहा आगे इसके लिए क्या अनिवार्य है। जो यहाँ विकल्प ए दे रखा है, बाहरी अवयव की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और अगला देखते हैं, वायु की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। स्टार्टिंग इंजन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता है? जो ट्रैक्टर इंजन होता है वह पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक महंगे होते हैं। और जो बी वाला विकल्प दिया है, पेट्रोल गांवों में कम उपलब्ध होते हैं, ये कोई रीजन नहीं है। और जो सी दे रखा है, पेट्रोल का उपयोग अशिक्षित गांव वालों के लिए अधिक असुरक्षित होते हैं, ये भी कोई उचित कारण नहीं है। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए है वह सही हो जाएगा कि जो पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टरों में प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं। हम पिस्टन सिलेंडर बना लेते हैं पहले। ये हम लोग का सिलेंडर हो गया। ये हम लोग का क्या है, सिलेंडर है। और ये हम लोग का क्या है, पिस्टन है। ये हम लोग का पिस्टन। और एक और बना लेते हैं। ये सिलेंडर हो गया। ये हम लोग का जब पिस्टन बीडीसी पे है, या जब पिस्टन की स्थिति टीडीसी पे है, और इसमें जब पिस्टन की स्थिति बीडीसी पर है, जब हम लोग का जो पिस्टन है जब सबसे टॉप पे होता है कि अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं। जब पिस्टन हम लोग का टॉप पे होता है तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, टीडीसी कहते हैं। और टीडीसी का जो पूर्ण रूप है वह है टॉप डेड सेंटर, और जो बीडीसी है यह होगा बॉटम डेड सेंटर। और टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को, टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को जो हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। इसको हम लोग स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। और जो यह बीडीसी से जो टीडीसी के बीच की दूरी होती है, इसको हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्वेप्ट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं पाई डी का स्क्वायर बटे के 4 मल्टीप्लाई इसका जो स्ट्रोक लेंथ है यल इंटू यल। यल क्या है, स्ट्रोक लेंथ है। और जो डी पर यहाँ पर है वह बोर की डाया है, इसकी डाया है यह, इसकी डाया, बोर की डाया डी है, और यल जो है वह स्ट्रोक लेंथ है। इसलिए जो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा सही, टीडीसी। यानी जब उच्च बिंदु पर होगा तो क्या कहलाएगा, टीडीसी कहलाएगा। और जब निम्न बिंदु पर होगा तब उसे हम लोग बीडीसी कहेंगे। और जो स्ट्रोक होता है वह होता है टीडीसी और बीडीसी के जो बीच की दूरी होता है वह स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ होता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन में उसके अवयवों को संयोजित करने के मूल्य में क्या होता है? उसका जो सही उसका ध्येय और उसका कार्य दोनों होता है। इंजन के अवयवों को संयोजित करने में उसका ध्येय और उसका कार्य दोनों होता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या जानना आवश्यक है। अगर आप लोग इंजन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप लोग को यह जानना आवश्यक है कि खोलने बांधने का तरीका क्या होता है। इंजन में अगर कोई पार्ट है तो उसको खोलने और बांधने का तरीका क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप लोग इंजन का उपयोग कर रहे हैं तो। और जो विकल्प नंबर बी है, अवयव और उनकी कार्य की, यानी जितने भी उसमें पार्ट लगे हैं इंजन में उसका कार्य क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और जो थर्ड दे रखा है सी वाला विकल्प, इंजन की क्रियाशील स्थिति, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप लोग इंजन का उपयोग कर रहे हैं तो। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वाहन के बोझ को इनमें से कौन सहता है। जो वाहन का जो बोझ होता है वह फ्रंट एक्सल जो होता है उस पर डिपेंड होता है, यानी फ्रंट एक्सल पे ही जब हम लोग चेचिस बनाएंगे फोर व्हीलर का, जो लोग चेचिस बनाएंगे फोर व्हीलर का तो देखेंगे कि यह जो फ्रंट एक्सल होता है और एक होता है रियर एक्सल, तो जो इसका जो टोटल भार होता है वह फ्रंट एक्सल पे ही यानी अगला धुरा पर ही निर्भर होता है। इसलिए जो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा वह सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4x2 व्हीकल ड्राइव में 4 प्रदर्शित करता है। जो यहाँ पर प्रश्न में दिया है 4x2 यानी जो 4 है वह व्हील की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो सही विकल्प ए हो जाएगा व्हील की संख्या को, जो 2 यहाँ पर दिया है, 2 दिया है। 2 क्या करता है कि अगर 4 व्हील है तो उसमें पावर सिर्फ 2 पहियों पर ही दिया जाएगा, पावर सिर्फ 2 पहियों पर ही दिया जाएगा। और जो एक इसमें अलग अलग 4 व्हील ड्राइव अलग होता है, एक 2 व्हील ड्राइव होता है, एक 1 व्हील ड्राइव होता है। अगर 1 व्हील ड्राइव के अंतर्गत टेम्पू आता है और 4 व्हील ड्राइव जो होता है उसमें पावर जो होता है अलग अलग चारों पहियों पर दिया जाता है। और 4 व्हील ड्राइव की अगर हम लोग बात करें, अगर 4 व्हील ड्राइव की बात करें तो इसका अगर एग्जांपल देखते हैं तो जैसे सैनिक वाहन यानी जो सैनिक की गाड़ियां होती हैं वो 4 व्हील ड्राइव में आता है। सैनिक वाहन जो होता है वह 4 व्हील ड्राइव के अंतर्गत आता है, जिसमें पावर जो होता है चारों पहिए पर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुख्य भारी वाहन उत्पाद है। जो मुख्य भारी वाहन उत्पाद है वो वाइकिंग चीता भी होता है, यह भी मुख्य भारी वाहन उत्पाद के अंतर्गत आता है। और विकल्प बी दिया है कोल कॉर्नर, यह भी मुख्य भारी वाहन के अंतर्गत आता है। सी दिया है हिप्पो टिपर, यह भी मुख्य भारी वाहन के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंजन को स्टेशनरी भाग नहीं है, मतलब इंजन का स्टेशनरी भाग कौन सा नहीं है, इसमें प्रश्न में पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग इंजन के स्टेशनरी भाग को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंजन का स्टेशनरी भाग होता है। यहाँ पर देख रहे हैं इंजन के स्टेशनरी भाग जो दिया है, इसमें जो सिलेंडर हेड होता है यह इंजन में स्थिर होता है, और जो एयर क्लीनर होता है यह भी स्थिर होता है। क्रैंकेस जो होता है वो भी स्थिर होता है। ऑटोमेटिक चोक जो लगा रहता है उसमें इंजन में वो भी स्थिर होता है। इग्निशन डिवाइस जो होता है वो भी स्थिर होता है। और फ्यूल पंप होता है वो भी स्थिर। सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, यह सब क्या होता है, यह स्थिर होता है। जो कार्बोरेटर है यह एसआई इंजन में प्रयोग किया जाता है। एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन। और जो हम लोग का सिलेंडर ब्लॉक है यह कास्ट आयरन का बना होता है, और जो इसकी बनाने की जो विधि होती है यह कास्टिंग विधि होती है। सिलेंडर ब्लॉक की जो बनाने की विधि होती है वह कास्टिंग विधि होती है, और वह कास्ट आयरन का बना होता है। और यहाँ पर जो विकल्प दे रखा है कि इंजन का स्टेशनरी भाग कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे सिलेंडर हेड है, ये भी तो है,
और फ्यूल पंप ये भी है, एयर क्लीनर ये भी है। तो यहाँ पूछा है कौन सा भाग नहीं है, तो यहाँ फ्लाई व्हील क्या है, मूविंग पार्ट है, इसलिए इसका स्टेशनरी भाग नहीं है। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। गाड़ियों में सामान रखने के लिए अलग अलग स्थान बना रहता है जिसको डैश कहते हैं। जो उसमें अलग अलग जो सामान रखने के लिए गाड़ियों में बनी रहती है उसे हम लोग डिग्गी या ट्रंक बॉक्स, डिग्गी या ट्रंक बॉक्स दोनों कहते हैं। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंगल हेड तथा डबल हेड सिंगल डेक तथा डबल डेक प्रकार है। यह जो सिंगल डेक तथा डबल डेक जो प्रकार है यह है बसों की प्रकार होता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी ए सही है, विकल्प नंबर ए इसका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हील ट्रैक होता है पिछले पहियों के बीच, अगले पहियों के बीच, सी दिया है अगले और पिछले पहियों के बीच। चलिए इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि व्हील ट्रैक क्या होता है। इसमें हम लोग कुछ एक डायग्राम दिया है। इसमें यह है हम लोग का फ्रंट एक्सल और यह हम लोग का है रियर एक्सल। जो फ्रंट एक्सल में दो पहियों के बीच की दूरी को ट्रैक कहते हैं। यानी यहां पर दिया है व्हील ट्रैक जो होता है यह फ्रंट एक्सल के दो पहियों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। और अगर यहीं पर दिया रहे अगर व्हील बेस अगर पूछे प्रश्न में तो यह रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल के बीच की दूरी होती है। यानी जो रियर एक्सल में जो पहिया लगा रहता है और फ्रंट एक्सल में जो पहिया लगा रहता है दोनों के जो बीच की दूरी होती है या दोनों के हब के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, व्हील बेस कहते हैं। चलिए इसको ऑप्शन में देख लेते हैं। पिछले पहियों के बीच की दूरी ये नहीं होगा, अगले पहियों के बीच की दूरी हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट एक्सल जो होता है वो अगले पहियों के बीच की दूरी फ्रंट एक्सल के दोनों पहियों के बीच की दूरी को ही कहते हैं, यानी अगला पहिया वही है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। जो यहां पर दिया है अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी को तभी हम बताए थे उसे क्या कहते हैं, व्हील बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, व्हील बेस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुख्यतः सार्वजनिक सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। सार्वजनिक गाड़ी के जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, बस हो गया, जीप हो गया, ये सब करते हैं। और जो इसका जो सही विकल्प ए हो जाएगा। जो ट्रक है इसमें हम लोग किसी वस्तु या प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। एलटीवी का पूरा नाम है, जो एलटीवी का पूरा नाम है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है। इसको सही विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं। जो मोटर वाहन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम लोग इसको फिगर द्वारा समझते हैं। जो हम लोग का जो भारत में जनरली जो हम लोग का कार होता है या कोई भी वाहन होता है तो उसमें जो हम लोग को जो हैंडल होता है या जो जहां से हम लोग बैठ कर ड्राइव करते हैं वो हम लोग कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे एक सीट लगी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ पर हम लोग को ड्राइव करते हैं बैठकर। और जो विदेशों में लगभग विदेशों में सभी जगह लेफ्ट में यहाँ पर लेफ्ट में ड्राइव करने के लिए होता है और जो भारत में राइट साइड में होता है। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर जो हो जाएगा हम लोग का राइट साइड में, राइट हैंड ड्राइव। सामान्य रूप से भारत में हम लोग कहाँ करते हैं, राइट हैंड ड्राइव करते हैं। और विदेशों में हम लोग लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है सामान्य रूप से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मोटर वाहन की बॉडी में निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक है।
चलिए हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि मोटर वाहन की जो बॉडी है उसमें कितने गुण या कितने आवश्यक गुण पाए जाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वो भार में हल्की होनी चाहिए, जो उसका जो गुण प्रॉपर्टी होनी चाहिए वह भार में हल्की हो और पर्याप्त मजबूत हो, इसका रंग व डिजाइन आकर्षक हो, इसमें अवयवों की संख्या कम से कम हो और गाड़ी चलाते समय इसमें कंपन कम होना चाहिए। चलिए इसमें विकल्प की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा है। इसमें भार में हल्की हो ये भी होना चाहिए, पर्याप्त मजबूत हो ये भी होना चाहिए और इसका रंग व डिजाइन आकर्षक हो ये भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संरचनात्मक इकाई का मूलभूत अवयव डैश है। तो संरचनात्मक इकाई जो होती है इसमें फ्रेम भी होता है और चेचिस दोनों होता है, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसके दोनों मूलभूत अवयव के अंतर्गत फ्रेम और चेचिस दोनों आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर ऑटोमोबाइल गाड़ियों को निम्नलिखित में से किसमें बांटा गया है। तो उद्देश्य के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसमें एक यात्री के अनुसार और समान गाड़ी यानी यात्री गाड़ी और समान गाड़ी दो के अंतर्गत हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जब यात्री के अनुसार देखेंगे तो बस, जीप ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। और अगर हम लोग समान गाड़ी की बात करें तो जैसे इसके अंतर्गत ट्रक आ जाएगा, इसके अंतर्गत हम लोग क्या आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा। तो इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यात्री तथा समान गाड़ी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संपीड़न इग्निशन इंजन में डैश का दहन होता है। जो संपीड़न इंजन होता है वह सीआई इंजन को ही कहते हैं, यानी सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो सीआई इंजन होता है इसमें ईंधन के रूप में हम लोग डीजल का प्रयोग करते हैं। और एक एसआई इंजन होता है जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, उसमें हम लोग ईंधन के रूप में पेट्रोल का यूज करते हैं। और जो सीआई इंजन होता है इसमें अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो की बात करें, जो यहाँ पर अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो इसका 16 से 24 होता है। और अगर हम लोग पेट्रोल इंजन में अगर कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो उसमें 6 से 12 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि संपीड़न इग्निशन इंजन में किसका दहन होता है। तो इसमें क्या होता है, सीआई इंजन में हम लोग डीजल का प्रयोग करते हैं और जो पेट्रोल का प्रयोग करते हैं हम लोग एसआई इंजन में करते हैं, यानी पेट्रोल इंजन में करते हैं किसका प्रयोग, पेट्रोल का। और जो संपीड़न इग्निशन इंजन होता है उसमें हम लोग डीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।